नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिनॉप्सिस की बात करेंगे। खास करके जो छात्र और छात्राएं एमए कर लिए हैं या एमए करने वाले हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम एमफिल पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस कैसे लिखें, शोध प्रारूप कैसे लिखें। इसके लिए उसे बहुत ही समय खपाना पड़ता है, लाइब्रेरी का चक्कर, बहुत जगह जाना पड़ता है, समझ ही नहीं आता है हम क्या करें। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको शोध प्रारूप बताऊंगा। अगले 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि शोध पत्र लिखा कैसे जाता है। 2-3 मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा। एक तो शोध प्रारूप लिखने का दोस्तों कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि हम किस नियम को आधार बनाकर शोध प्रारूप लिखें। हर सब्जेक्ट के शोध प्रारूप लिखने के अलग अलग नियम होते हैं। अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य में भी शोध प्रारूप सिनॉप्सिस लिखने के अलग अलग रूप होते हैं। अगर कोई काव्य पे रिसर्च कर रहे हैं तो हेडिंग की ही शुरुआत वो किसी काव्य लाइन से करते हैं, लेकिन जो एक सामान्य शोध प्रारूप होना चाहिए उसी की चर्चा मैं करूंगा। आज हमने उदाहरण के रूप में एक शोध का टॉपिक लिया है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक टॉपिक मैंने लिया है मोहन राकेश के साहित्य में अस्तित्ववाद का प्रभाव। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम एमफिल में एडमिशन लेते हैं, प्राय अब तो एमफिल बंद भी होने वाला है, एमफिल में जब एडमिशन लेते हैं तो प्राय माना जाता है कि शोध प्रारूप का जो एरिया है वह थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे हमने जो ये टॉपिक लिया है प्राय पीएचडी स्तर का टॉपिक है कि मोहन राकेश के साहित्य में अस्तित्ववाद का प्रभाव। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी आप एमफिल या पीएचडी में टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, पहला चीज तो उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुतों को मैं जानता हूँ जिनका फोन आता है मुझे, वो कहते हैं कि सर बता दीजिए कौन सा टॉपिक है। नहीं, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में हो। अगर वो टॉपिक आप एमफिल या पीएचडी में लेते हैं तो उस पे आप अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे से आपको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो हमने, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, हमने एक टॉपिक लिया है आपको समझाने के लिए कि मोहन राकेश के साहित्य में अस्तित्ववाद का प्रभाव। दोस्तों, सामान्य रूप से जो पहला पेज पे हम लोग ये ऊपर लिखते हैं, शोध प्रारूप लिखते हैं, नीचे पहला पेज जो आपका होगा। अब जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप शोध प्रारूप तैयार कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के इसके नीचे लोगो लगा दीजिए समान रूप से, और इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। लेफ्ट साइड में प्राय शोधार्थी का नाम लिखा जाता है। शोधार्थी जो आप शोध कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, एबीसी या मैं हो सकता हूं। आप जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर्स है, जो रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका नाम होता है। दूसरे साइड में शोध निर्देशक। अगर शोध निर्देशक पहले से आपको पता है कि हमें किसके अंडर काम करना है, हमारा शोध निर्देशक कौन होगा, तो वहां नाम लिख सकते हैं। अगर पहले से निर्धारित नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, वैकेंट छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जब हम नेक्स्ट पेज से हम लोग जो है इसको बड़े बड़े करके हम यहाँ यूनिवर्सिटी के एड्रेस भी पेज के लास्ट में दे देते हैं, जो भी आपके जिस यूनिवर्सिटी में भर रहे हैं। अब जो शोध प्रारूप या भूमिका, पहला जो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, पहला जो हमने हेडिंग बनाया है शोध प्रारूप या भूमिका, इसमें हम क्या लिखते हैं, आखिर शोध का प्रारूप क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है, एक उदाहरण के लिए जो मैंने जो टॉपिक लिया, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे हमारा टॉपिक है कि मोहन राकेश के साहित्य में अस्तित्ववाद का प्रभाव। अब जो प्रारूप होगा उसमें अस्तित्ववाद केंद्र में है। अब प्रारूप में हमें दिखाना है कि अस्तित्ववाद है क्या। जैसे अस्तित्व, मानव अस्तित्व और उनसे जुड़े प्रश्न जो है हमेशा मनुष्य को उद्वेलित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपको प्रारूप में अस्तित्ववाद के डेवलपमेंट को दिखाना पड़ेगा। जो भी मेन टॉपिक होता है, जैसे हमने मोहन राकेश के साहित्य में अस्तित्ववाद टर्म लिया, तो अस्तित्ववाद का डेवलपमेंट आपको दिखाना होगा। एक उदाहरण के लिए दूं तो माना जाता है अस्तित्ववाद की जो अवधारणा है वो भारतीय अवधारणा नहीं है, बल्कि यूरोपीय अवधारणा है।
अस्तित्ववाद का जन्मदाता जो है क्रिकेगार्ड को माना जाता है। बाद में अस्तित्व से जुड़ने वालों में सात्र, हेडेगर, नीत्शे, बहुत सारे अल्बेयर कामू, मार्शल, ये हेडेगर, ये सब अस्तित्ववाद से जुड़े। इनके बारे में भी आपको बताना होगा भूमिका में। और धीरे धीरे यूरोप में अस्तित्ववाद का कैसे डेवलपमेंट हुआ ये दिखाना होगा। फिर आपको भारत में दिखाना होगा कि भारत में अस्तित्ववाद की अवधारणा कैसे आई, अस्तित्ववाद से जुड़े प्रश्नों ने इंसान को कैसे आंदोलित किया। यद्यपि यह माना जाता है अस्तित्ववाद की अवधारणा का विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही शुरू हो जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्ववाद का मूल प्रभाव भारत में पड़ता है। यद्यपि यह भी माना जाता है कि अस्तित्ववाद का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में नहीं पड़ता है, भारत में अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। खासकर स्वतंत्रतावाद के साहित्य में इसका प्रभाव पड़ता है। उससे पहले भी एक अस्तित्ववाद आया क्यों, इसको दिखाना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, चाहे वो विजेता देश हो या हारने वाले देश हो। बहुत सारे देश के लोग मारे गए। इस घटना ने लोगों में अस्तित्ववाद की भावना को जन्म दिया, मानव अस्तित्व की भावना को इन्होंने जन्म दिया, और यही अस्तित्ववाद की भावना धीरे धीरे विश्व स्तर पर व्यापित होने लगा। जैसे पहले के आधुनिक काल के दार्शनिक डेकार्ट थे, बड़ा फेमस नाम है डेकार्ट। वो कहते थे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन यानी कि सोचने की प्रक्रिया पहले है और अस्तित्व की प्रक्रिया बाद में है। लेकिन वही जब सात्र आए, सात्र को अस्तित्ववाद के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, अस्तित्ववाद से जुड़े रहे हैं। सात्र ने कहा था अस्तित्व सार के पूर्ववर्ती है, मतलब कि पहले अस्तित्व है, फिर उनका सोच है, पहले विचार है, यानी पहले मानव के अस्तित्व की उन्होंने बात की। तो हमारा जो टॉपिक है अस्तित्ववाद, उस अस्तित्ववाद को समझाना पड़ेगा आपको कि क्रिकेगार्ड का क्या व्यू रहा है, नीत्शे का क्या व्यू रहा है, हेडेगर का क्या व्यू रहा है, डेकार्ट का क्या व्यू रहा है, सात्र का क्या व्यू रहा है, अल्बेयर कामू का क्या व्यू रहा है, साथ ही भारत में किस तरह अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा। तो भारत में भी देखते हैं, बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि गांधीवादी मूल्यों से मोह भंग असहयोग आंदोलन हुआ। एकाएक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। तो बहुत सारे लोगों में एक अस्तित्ववादी भावना जन्म लेने लगी। इसी तरह 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन ने भारतीय लोगों में एक अस्तित्ववादी भावना को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, ये भावना जो थी एक डायरेक्ट भावना नहीं थी, एक अप्रत्यक्ष भावना थी। लेकिन जब हम आजादी के बाद की साहित्य की बात करते हैं, खास करके 1947 के बाद के साहित्य की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इधर काव्य की बात करें तो और भी कवि सामने आते हैं। नई कविता की बात करते हैं, प्रयोगवाद की बात करते हैं, साठोत्तरी कविता की बात करते हैं। तो इन सब में अस्तित्ववादी प्रभाव देखने को मिलता है। एक सवाल ये भी दिखाना होगा, आखिर भारत में अस्तित्ववाद का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्यों पड़ा। इनके सवालों का जवाब है कि जब 1947 में भारत विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अलग बना और भारत एक अलग देश बना। तो उनके बीच हुआ क्या आखिर? तो उनमें जो लोगों में जो एक अलगाव की भावना आई, उनसे लोगों में घुटन, संतरास, अकेलापन और साथ ही साथ जो है एक अस्तित्व की भावना जन्म हुई कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को घर द्वार छोड़ करके भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा, बहुत सारे पाकिस्तानियों को भारत आना पड़ा। जिसे आप भीष्म शाहनी के उपन्यास तमस में देख सकते हैं।
विभाजन से संबंधित बहुत सारे उपन्यास है, उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से आज़ादी मिलने के बाद जो लोगों में एक्सपेक्टेशन था आज़ादी से, कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हुआ, जो नई कविता के एक स्वरूप के रूप में सामने आया। जब वो पूरा नहीं हुआ तो लोगों में एक अस्तित्ववादी भावना जन्म हुई, जो अज्ञे के काव्य में भी देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें आपको भूमिका में दिखाना पड़ेगा कि अस्तित्ववाद का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अस्तित्ववादी भावना कैसे डेवलप होता है ये दिखाना हिंदी साहित्य। दूसरी बात, चूंकि हम मोहन राकेश के साहित्य की बात कर रहे हैं, तो भूमिका में यहाँ भी यह भी दिखाना पड़ेगा कि मोहन राकेश के उपन्यास, चाहे अंधेरे बंद कमरे हो, ना आने वाले कल हो, अंतराल हो, या उनकी कहानी बहुत सारे हैं, मलबे के मालिक है, मिसपाल है, सेफ्टी पिन है, जानवर और जानवर है, बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों में नाटक आधे अधूरे है, लहरों का राजहंस है। तो इन सब नाटकों, उनकी कहानियों में, उनके नाटकों में, उनके उपन्यासों में, उनके अन्य विधा के क्षेत्र जैसे डायरी हो गया, अनुवाद हो गया, बाल लेखन हो गया, निबंध हो गया, जीवनी हो गया, इन सब में संक्षेप 2-3 पेज में आपको बताना है क्या कहां अस्तित्ववादी प्रभाव देखने को मिलता है। यद्यपि मोहन राकेश पे बहुत सारे एमफिल और पीएचडी पर रिसर्च हुए, लेकिन आप क्या काम करोगे ये भी आपको यहां बताना है। दूसरा, जो इन सब को शोध प्रारूप में क्या होता है, आप जो प्रारूप तैयार करते हो कि जो टॉपिक आप ले रहे हो उसमें करने वाले क्या। दूसरा सवाल आता है शोध की वर्तमान स्थिति। आपको यह बताना होगा कि वर्तमान में इससे रिलेटेड कितने शोध हुए हैं, क्या इनसे रिलेटेड शोध हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप उनसे अलग क्या शोध करेंगे, आप उनसे अलग क्या परिवर्तन करेंगे, उन सबको इसमें दिखाना पड़ेगा। अब दूसरा है कि शोध की परिविधि, आप शोध की परिविधि के रूप में क्या अपना रहे हैं। क्या आप शोध की परिविधि में वर्णनात्मक पद्धति को अपना रहे हैं, विश्लेषणात्मक पद्धति को अपना रहे हैं, तुलनात्मक पद्धति को अपना रहे हैं, या सबको अपना रहे हैं, वो भी दिखाना होगा। एक अच्छे सिनॉप्सिस के लिए, शोध प्रारूप के लिए ये बताना होता है। उसके बाद शोध की संभावना क्या है, मतलब कि भविष्य में इनका क्या यूज है। आप जो रिसर्च कर रहे हो उनका भविष्य में क्या यूज है, क्यों कर रहे हो, इनका फायदा क्या होने वाला है। तो इन सब को हमें शोध प्रारूप में दिखाना होता है, इनको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, संभावित पाठ योजना। अंतिम में दोस्तों संभावित पाठ योजना संदर्भ ग्रंथ सूची को हम लोग लेते हैं। संभावित पाठ योजना में मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक लिया है यह इसके कितने अध्याय हो सकते हैं। पाठ योजना मतलब होता है सिंपल, कितने अध्याय हो सकते हैं। अगर इस तरह के हैं तो जैसे मैंने एक जो टॉपिक लिया, जैसे अस्तित्ववाद की चर्चा की है, तो पहला टॉपिक में हम अस्तित्ववाद के पृष्ठभूमि दे देंगे, अस्तित्ववाद का डेवलपमेंट कैसे हो गया, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक हम बना सकते हैं हिंदी साहित्य में अस्तित्ववाद और मोहन राकेश की क्या स्थिति रही। अब तीसरे टॉपिक से हम मोहन राकेश पे आ जाएंगे। तीसरे टॉपिक हम दे सकते हैं मोहन राकेश के उपन्यास में अस्तित्ववाद का प्रभाव। चौथे टॉपिक में हम दे सकते हैं उनके नाटक में अस्तित्ववाद का प्रभाव। पांचवें में उनकी कहानी में अस्तित्ववाद का प्रभाव। अगर छठा टॉपिक, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 5-6 टॉपिक ले सकते हैं, अध्याय ले सकते हैं। छठा में आप उनके अन्य गद्य विधा मतलब अनुवाद, जीवनी, यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, उन सब पर जो है एक टॉपिक आप बना के 5-6 टॉपिक आप इसको दिखा सकते हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कितने टॉपिक आपने बनाए। अंतिम काम जो करना है संदर्भ ग्रंथ सूची। भूमिका में जो आपने इतनी बातें कही है, भूमिका आपको कम से कम 3-4 पेज की लिखनी चाहिए कि उसमें क्या क्या बातें हैं। भूमिका में जो मैंने बताया इतनी बातें कही, या जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप बात करेंगे, तो भूमिका में जो आपने इतनी बातें की है, आपने कहाँ से बात की, ये टॉपिक आपने कहाँ से लिया है, किस बुक से लिया है। संदर्भ ग्रंथ सूची ऐसे ही होता है, जैसे कि
मान लिया कि मोहन राकेश के शायद अंधेरे बंद कमरे से हमने लिया, अब दिखाना होगा कहाँ से प्रकाशित हुआ। जो अंधेरे बंद कमरे का आपने लिया है कोई कोटेशन, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ, राजकमल प्रकाशन से हुआ, नई दिल्ली से हुआ, कब हुआ, तो संदर्भ ग्रंथ सूची में आपने कितने बुक का यूज किया इसको दिखाना होता है। कितने बुक, मतलब इसमें भी प्राथमिक स्रोत भी कर सकते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत, द्वितीय सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, इसमें भी आप बांट करके दिखा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों एक अच्छे सिनॉप्सिस आप तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे शोध प्रारूप तैयार कर सकते हैं। अगर आप एमफिल के लिए शोध प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि संपूर्ण साहित्य को मत लें, एक उपन्यास को ले लें या 2-4-5 कहानी को ले लें, 2-4-5 निबंध को ले लें। जब हम पीएचडी करते हैं तो उसका बड़ा सिनॉप्सिस होता है, उसमें हम बड़े सेक्शन को लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सिनॉप्सिस समझ आ गया होगा। और सिनॉप्सिस से पहले भी होता है कि अगर आप नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी कर रहे हो तो हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है। अगर आप क्लास लेना चाहें तो क्लास लेकर भी देख सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, डेमो क्लास है, आप लेकर के देख सकते हैं। और पसंद आए तो ज्वाइन करना, और ना ही पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं अपने छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि अपने क्लास के जो एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय